जो बच्चा बचपन से भैंस का दूध पी रहा है वो मोटी बुद्धि का होगा, झगड़ालू होगा। नशीली चीजें खाने पीने से हमारा शरीर कमजोर होगा, माइंड से हम कमजोर होंगे, शरीर के अंग बेकार होंगे, इसलिए वो नशे की तरफ नहीं जाता। ये जो अफवाहें लोग फैलाने का काम कर रहे हैं, हर अच्छे काम में विपक्ष एक अफवाह फैलाने का काम करता है। उन अफवाहों में नहीं जाना चाहिए, चीजों को जांचना परखना चाहिए। तो धांधली वो लोग कर रहे होंगे कभी अपने जमाने में, तो वही उनको याद आता है। उससे बचने के लिए धांधली की बात करते हैं। वो आज की जनता वहाँ पछता रही, मिल्कीपुर के लोग पछता रहे। मैं किसी नेता के बारे में और कुंभ के बारे में, सभी को आमंत्रित किया गया है, सभी लोग वहाँ जा रहे हैं, इसलिए किसी के बारे में मैं कोई आपत्तिजनक बात कहना और कुछ बोलना मैं समझता हूँ ये अच्छी बात है। नमस्कार, मेरा नाम है जयपाल। इस वक्त हमारे साथ एक खास मेहमान है, इनसे हम आपका परिचय कराएंगे। इनको हर कोई भी जानता है, पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री हैं कौशल किशोर जी। कौशल जी का फोकस नशा उन्मूलन की तरफ काफी रहता है। हमने देखा कि वो बच्चों से मुखातिब होते हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो या जितने भी उनके कार्यक्रम हो, नशा के खिलाफ इनकी मुहिम लगातार छिड़ी हुई है। तो शुरुआत मंत्री जी उसी से करते हैं कि आखिर नशा के खिलाफ आपकी ये जो मुहिम है ये इतनी तेज कब हुई और पहली बार आपको प्रेरणा कहाँ से मिली कि नशा के खिलाफ आपको मुहिम चलानी है, लेकिन सिस्टम के भीतर की बजाय आप कस्टमर पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, क्या कारण? देखिए, नशे के खिलाफ तो मैं शुरू से ही था, इसलिए मैंने कभी किसी प्रकार के नशे के सेवन नहीं किया। तो मैं संगठन अपना खुद का चलाता था, उस समय भी मैं नशे के खिलाफ था। लेकिन प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी विकसित भारत आत्मनिर्भर भारत का जो नारा दिया, उसमें 272 जनपद चिन्हित करके नशा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की। तो एक प्रधानमंत्री का संदेश, नशा मुक्त हो भारत देश, उसके तहत जो है इसकी शुरुआत पूरे देश में हुई है। मैं भी इस पे काम करता था, लेकिन मेरा खुद का एक बेटा नशे की वजह से खत्म हो गया, शराब पीने की वजह से। दूसरे लोगों की मौत नशे से ना हो, इसलिए नशे से लोगों को बचाना है। नई पीढ़ी के लोगों को जो नशे की शुरुआत नहीं की, अगर उनके अंदर नशे का डर पैदा कर देंगे, जैसे जहर का डर पैदा होता तो जहर लोग नहीं खाते, वैसे नशे का डर पैदा कर देंगे तो नशा लोग नई शुरुआत करेंगे, तो नशे के नए कस्टमर नहीं बनेंगे। जब नशे के नए कस्टमर नहीं बनेंगे तो कोई भी दुकान कस्टमर की वजह से ही चलती है। जब कस्टमर नहीं होंगे तो चाहे वो खुलेआम बिकने वाला नशा हो, चाहे सरकारी तौर पर बिकने वाला हो, और चाहे चोरी छिपे बिकने वाला हो, वो अपने आप बंद हो जाएगा। इसलिए हमारा जो सीधा फोकस है वो नशे के कस्टमर नहीं बढ़ने देना है, नई पीढ़ी के लोगों को नशे से दूर रखना है, उनको नशा करने से रोकने का काम करना है। इसलिए इस अभियान को लगातार चलाने का काम करते हैं। सबसे बड़ी बात एक्सेप्टेंस की होती है। आपने खुद सार्वजनिक जीवन में रहते हुए एक्सेप्ट किया, ये बहुत सारे लोग एक्सेप्ट कर नहीं पाते हैं। आपके परिवार में इस तरह की घटना हुई तो आपको लगा नहीं कि कहीं हम अगर ऐसी बात करते हैं तो लोग क्या सोचेंगे इसके बारे में कि नशे की वजह से हमारे बेटे के साथ ये घटना हुई? इस पर आपको सामाजिक कोई ऐसा चिंता नहीं लगा कि जिससे हमारा नुकसान हो? देखिए, नशा करने वाला कोई भी शुरू करता है तो घर वालों को बाद में पता चलता है, बाहर वालों को पहले पता चल जाता है कि ये नशा करता है। क्योंकि बीड़ी सिगरेट पीने वाला बाहर पी रहा, घर में नहीं पी रहा, शुरुआत करता है। हम देखते तमाम लड़के जो है सिगरेट अलग पीते, धुआं छोड़ते, लच्छेदार चले जा रहे हैं, घर में लोगों को नहीं पता। शराब पीते हैं, शुरुआत जब करते हैं घर में पता नहीं चलता। हमें ही हमारे बेटे के बारे में कि नशा करता है वो 4 साल बाद पता चला। जब पता चला तब उसका इलाज शुरू किया। तो मुझे इस बात की चिंता नहीं कि कौन क्या कहेगा, लोग तो जान ही जाते हैं, घर वाले बाद में जानते हैं। ये हकीकत ये है और सच्चाई को लोगों के सामने लाना होगा। हम छुपा लेंगे तो हम भले अपने में खुश रहें, लेकिन लोग तो कहेंगे कि नशे की वजह से फला व्यक्ति मर गया। अब लोग कहने लगे हैं, तमाम लोग कहने लगे कि नशे की वजह से फला मर गया, नशे की वजह से मेरा भाई मर गया, नशे की वजह से मेरा बाप खत्म हो गया। अब लोगों में एक इस तरीके का जो है एक मुहिम छिड़ गई है कि नशे से होने वाली मौतों में धीरे धीरे लोग उसको सार्वजनिक करने लगे, और ये जो सार्वजनिक तौर पर लोग बोलना शुरू किए हैं, यही नशे को रोकने का काम करेगा और लोगों के अंदर एक डर पैदा करेगा कि लोग नशा न करें। आपने इसी से जुड़ा एक बयान दिया कि गाय का दूध पीने से बच्चे नशा का सेवन नहीं करेंगे और इससे विवेक बढ़ता है। ये कहाँ का रिसर्च है और कैसे ये पता चला? ये रिसर्च का नहीं मामला है। हमारे देश में आप देखे होंगे ये गोवंश वाला देश हमारा रहा। भैंसें हमारे यहाँ नहीं थी, भैंस तो हमारे यहाँ मंगोल लेकर के आए। आप प्रैक्टिकल में खुद देखिए कि जो बच्चा बचपन से भैंस का दूध पी रहा है वो मोटी बुद्धि का होगा, झगड़ालू होगा। जो बच्चा माँ का दूध छोड़ने के बाद अगर उसे लगातार गाय का दूध दिया जाए और गाय का दूध पिए, तो गाय का दूध शांति का प्रतीक है, दिमाग को तेज करता है, वो मोटी बुद्धि का नहीं होता। जब दिमाग तेज होता है तो उसका विवेक ये काम करता है कि नशीली चीजें खाने पीने से हमारा शरीर कमजोर होगा, माइंड से हम कमजोर होंगे, शरीर के अंग बेकार होंगे, इसलिए वो नशे की तरफ नहीं जाता। गाय का जिक्र होते ही
राजनीतिक मुद्दा बन जाता है। आपके ही पार्टी के लोगों के खिलाफ गाजियाबाद के विधायक हैं, उन्होंने मोर्चा खोल दिया, अपनी सरकार के खिलाफ कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा गौकशी होती है, और चीफ सेक्रेटरी का नाम ले रहे थे बार बार, गुर्जर साहब। तो ये जो है कहीं दिक्कत पैदा करती है। गाय को लेकर भी एक मूवमेंट खड़ा करने की जरूरत होगी। देखिए, गाय को लेकर के कोई मूवमेंट नहीं खड़ा करना। हमने बताया ना कि जिस चीज के कस्टमर होंगे वो चीज ज्यादा बिकेगी, जिसके कस्टमर नहीं वो खत्म हो जाएगी। कुंभ में मुलायम सिंह यादव जी की प्रतिमा लगी है, स्मृति सेवा संस्थान की तरफ से किसी ने लगाया है, उस पर विवाद खड़ा हो गया। आपको क्या लगता है, ये पूरी तरह से राजनीतिक है? करना चाहिए, कोई भी कर सकता है किसी भी नेता का पोस्टर? कोई भी किसी को लीडर मानता है, अगर वहाँ पर अपनी फोटो लगाता है तो उसमें विवाद का कोई मतलब नहीं है। जो लोग कोई विवाद खड़ा करने का प्रयास करते हैं वो नासमझ है, और मैं समझ रहा हूँ किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हनुमानगढ़ी के महंत हैं राजू दास, उन्होंने विवादित बयान दे दिया, कठोला जैसे शब्द का प्रयोग किया मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री। आप उनकी सरकार में राज्य मंत्री भी रहे, आप हनुमानगढ़ी के महंत के बयान को कैसे देखते हैं? ये उनकी व्यक्तिगत अपनी विचारधारा है, और उन्होंने जो भी किया वो उनका व्यक्तिगत विचार है। मैं किसी नेता के बारे में और कुंभ के बारे में, सभी को आमंत्रित किया गया है, सभी लोग वहां जा रहे हैं, इसलिए किसी के बारे में मैं कोई आपत्तिजनक बात कहना और कुछ बोलना, मैं समझता हूँ ये अच्छी बात है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये पूरी तरह से राजनीतिक हो गया, वहाँ पे कैबिनेट ये उनका भी, ये अखिलेश यादव जी का भी बयान गलत है। अगर कुंभ के मेले में किसी पार्टी की मीटिंग नहीं, सरकार कुंभ के मेले के आयोजन में मदद कर रही है, और सरकार अगर अपनी वहाँ पर कैबिनेट कर रही है तो कुंभ में आने वाले लोगों को भी ये पता चले कि आखिर सरकार में की जो कैबिनेट होती है, मीटिंग होती है, वो कैसे होती है। एक अच्छी बात है, और पूरी कैबिनेट ने वहाँ पर जाकर के स्नान करने का काम किया। मैं समझ रहा हूँ अखिलेश जी को इसको स्वागत करना चाहिए। अखिलेश जी का ये बयान जरूर राजनीतिक है। उन्होंने कहा कि 13 वाली जो कुंभ थी वो ज्यादा सिस्टमेटिक थी, और उसको लेकर कोई विश्वविद्यालय रिसर्च की है, और उसको बेहतर प्रबंधन के लिए उन्होंने कहा है कि ये बढ़िया था, बेहतर प्रबंधन था। ये वाली कुंभ का प्रबंधन पर वो सवाल उठा रहे हैं कि प्रबंधन ठीक नहीं है, लोगों को परेशानी हो रही है, रहने को टेंट नहीं मिल रहा है, खाने को भोजन नहीं मिल रहा है, बिजली नहीं मिल रही है, कई सवाल खड़े कर रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं वो, सभी लोगों को सारी सुविधाएं मिल रही हैं, यहाँ तक कि लोगों को भोजन भी मिल रहा है। जो लोग राशन बनाना चाहते हैं, हमारी सरकार उनको राशन भी उपलब्ध करा रही है। इसलिए अखिलेश जी का बयान निराधार है, और अखिलेश जी को ये मनगढ़ंत बातें करना नहीं चाहिए। मैं समझ रहा हूँ कि ये मनगढ़ंत बात है। हमारी सरकार जिन लोगों के पास राशन की भी जरूरत है उनको राशन भी उपलब्ध कराने का काम कर रही है, सारी सुविधाएं देने का काम कर रही है। मंत्री जी, आपने स्मार्ट मीटर लगवाया है, इसकी बड़ी चर्चा हो रही है कि सभी मंत्रियों विधायकों के आवास पर स्मार्ट मीटर लग रहा है, इसके फायदे क्या हैं? लोग तो इससे डर रहे हैं कि स्मार्ट मीटर आने से ऑनलाइन बिल भेजा जा रहा है और पूरी तरह कंट्रोल से बाहर है, औने पौने दाम वसूले जाएंगे, बिल के रेट बढ़ाया जाएगा, बहुत तरह की समस्या। देखिए, आला में एक चौपाई है, एक मारे दुई मर जाए, तीसर खौफ खाए मर जाए। कुछ लोग खौफ खा करके बेवजह गलत प्रचार करते हैं। जो चीन के बने हुए मीटर लगे थे आज से 20 साल पहले उत्तर प्रदेश में, वो जो मीटर यहाँ पर लगाए गए थे, उन मीटरों में आज खामियां निकली। उत्तर प्रदेश विद्युत पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष ने ये अधिकारियों को निर्देश दिया कि तत्काल ये चाइना के बने हुए मीटरों को बदल दिया जाए और स्मार्ट मीटर यहाँ पर लगाए जाए। अब ये जो स्मार्ट मीटर है, कितनी बिजली आपने जलाई, कितना बिल आया, वो सारी चीजें उसमें निकल करके आएंगी। चाइना के बने हुए जो मोबाइल लगे हुए जो मीटर थे, वो इलेक्ट्रिक मीटर को जैसे लगाए गए 2 गुना 3 गुना 4 गुना तक बिल भेजते रहे। उसके बाद चेक मीटर लगा करके भी चेक करने का प्रयास किया गया, तो बड़े पैमाने पे उपभोक्ताओं का नुकसान हुआ। और तमाम शिकायतों के बाद अब स्मार्ट मीटर आ रहे हैं। स्मार्ट मीटर का मतलब है कि सारी चीजें अप टू डेट रहेंगी, गलत नहीं होंगी, और ऐसी चीजें अगर कहीं पे खामियां आएंगी तो उनकी शिकायत होगी, उसकी फिर से जांच कराने का काम किया जाएगा। ये जो अफवाहें लोग फैलाने का काम कर रहे हैं, हर अच्छे काम में विपक्ष एक अफवाह फैलाने का काम करता है। उन अफवाहों में नहीं जाना चाहिए, चीजों को जांचना परखना चाहिए। बड़ी संख्या में बिजली के जो कर्मचारी हैं वो धरने पर हैं, निजीकरण के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। आज भी धरना चल रहा है, कल भी चल रहा था, उस पर आपकी राय क्या है? देखिए, उनकी अपनी डिमांड है, और मैं समझ रहा हूँ कि बिजली विभाग के लोग उनसे बातचीत भी करते रहते हैं, और कुछ इशू पर बिजली कर्मचारियों की मांग को लेकर के मैंने भी कभी 1-2 बार मीटिंग वगैरह करवाई है, और उस पर तो सरकार बातचीत करके निर्णय लेने का काम करेगी। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? बिजली के निजीकरण पे तो अभी कोई चीज तरीके की बात नहीं है। बिजली के निजीकरण को नहीं, जो धरना प्रदर्शन लोग कर रहे हैं, इस डिमांड को लेकर क्या कर रहे हैं कि वो आउटसोर्सिंग के जरिए जो लोग, उनको सीधे डिपार्टमेंट से जोड़ा जाए। इस तरह की उन लोगों की एक डिमांड है, उस डिमांड में कर रहे हैं। और चूंकि आउटसोर्सिंग से जो लोगों को जोड़ा जाता है, उनको एज ए लेबर जोड़ा जाता है, लेकिन जो उनसे काम लिया जाता है
वो काम लिया जाता है लाइनमैन का, और बाद में वो कई एक एक्सीडेंट होते हैं, लोगों की मौतें होती हैं, उस पर लोगों में गुस्सा और आक्रोश रहता है। इसमें मेरी बात भी हुई है कई बार, और उन लोगों को ये चीज़ें, किट उपलब्ध कराना, सारी सुविधाएं उपलब्ध कराना, इस पर बात हो रही। तो आउटसोर्सिंग को सीधे जोड़ा जाए। आपको लगता है उनकी मांग जाए? निश्चित, हाँ, उनकी मांग जाए। आखिरी सवाल करेंगे, आपके बहुत सारे फोन आ रहे हैं, बहुत समर्थक आपके खड़े हैं। मिल्कीपुर उपचुनाव में आपको लगता है बीजेपी का प्रदर्शन बेहतर होगा, चुनाव जीत जाएगी, या समाजवादी पार्टी के खाते में जाएगी? जैसे अयोध्या में हुआ था वैसा नहीं होगा या वैसा होगा? आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है? देखिए, मिल्कीपुर सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। मिल्कीपुर के लोग पछता रहे हैं। अखिलेश यादव की तरफ से कहा जा रहा है कि धांधली करेंगे तभी जीतेंगे, वरना ऐसा कोई चांस नहीं है वहाँ। धांधली कैसे होगी? धांधली का कोई सिस्टम नहीं है। कोई व्यक्ति जाकर के अपने आप वोट नहीं डाल पाएगा। वोट तो बाकायदा डालता है, वीडियोग्राफिंग होती है, सारे कैमरे लगे होते हैं। तो धांधली वो लोग कर रहे होंगे कभी अपने जमाने में, तो वही उनको याद आता है। उससे बचने के लिए धांधली की बात करते हैं। वो आज की जनता वहाँ पछता रही, क्योंकि अयोध्या के लोग दूसरे जनपदों में जब जाते हैं और बोलते हैं हम अयोध्या से आए हैं, तो वहाँ वो लोग कहते हैं कि भाई आप लोगों ने गलत किया, अयोध्या को में राम की नगरी में आपने जो है बीजेपी को हरा दिया। ऐसा सुनने में मैं खुद मिल्कीपुर गया हूँ। जो नारा लोगों ने दिया था कि संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, वो जनता पछता रही है। और वो जनता जो है फिर से पलट करके बीजेपी को वोट देने जा रही है, क्योंकि जो जीते हैं वो ढूंढे नहीं मिलते, वो कहीं नजर नहीं आते। लोगों की परेशानियां भी देखने में आ रही है, लोगों के अंदर पछतावा हो रहा है। इसलिए बम्पर पैमाने से मिल्कीपुर की सीट भारतीय जनता पार्टी जनता जिताने का काम करेगी बीजेपी को। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए, हमें इतना वक्त देने के लिए। मिलते हैं फिर एक नए शख्सियत से और करेंगे कुछ खास मुद्दों पर फिर से बातचीत। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया।